आदाब। मैं डॉक्टर रत्नाकर हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन केयर हॉस्पिटल गच्चीबौली में काम कर रहा हूँ। आज मैं शोल्डर पेन के वास्ते बताना चाहता हूँ। शोल्डर पेन सब लोगों को एक जैसा नहीं रहता है। उम्र के वास्ते जो भी दर्द रहता है अलग अलग कारण रहता है। उम्र के वास्ते माने 20 साल में भी शोल्डर पेन रहता है, उन लोगों का कारण डिसलोकेशन रहता है। डिसलोकेशन माने जो भी बॉल रहता है शोल्डर में वो बाहर आने का चांसेस रहता है। किस में बाहर आने का चांसेस रहता है? ये खेलने के वक्त गिर गया था, नहीं तो वॉलीबॉल डालने के बाद स्पाइक मारने के लिए, नहीं से बास्केटबॉल, कोई भी गेम हो, नीचे शोल्डर पे जो भी आपको सपोर्ट लेना चाहते हैं गिरने के वक्त, उसमें शोल्डर बाहर आने का चांसेस रहता है। दूसरे लोगों में ये शोल्डर बाहर आने का चांसेस एपिलेप्सी बोलते हैं, नहीं तो शीजर माने फिट्स का पेशेंट्स में भी बाहर आने का चांसेस रहता है। बहुत लोगों में अपना 90% ये अपने आप को सेट नहीं होता है। उनके लिए पहले बार जो भी हुआ था उन लोगों को डॉक्टर का मदद चाहिए। कुछ लोगों को बेहोशी करके वो वापस रखना है, सही तरीका है करने के लिए। जो भी फोर्स से खींचा तो दूसरा नुकसान भी हो सकता है। लोगों को मालूम नहीं है, मेरे को बार बार हो रहा है, मेरे को मालूम है, खींच गए तो अंदर जा सकता है, मगर नुकसान भी उसके वास्ते आने का चांसेस रहता है। क्या होता है शोल्डर डिसलोकेशन में? जब भी बॉल बाहर आता है एक लिगामेंट जैसा रहता है लैब्रम, सॉकेट को लिए भी जो भी सपोर्ट रहता है वो निकल जाता है। दूसरा बार जब भी ज़्यादातर हो रहे हैं तो उसको रिकरेंट डिसलोकेशन बोलते हैं, माने वो लिगामेंट बढ़ रहा है। जो भी टेयर हुआ था वो छोटा सा टेयर हर एक बार हुआ तो वो बढ़ने का चांसेस रहता है। पहले बार हुआ तो उन लोगों को क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है उन लोगों को। डॉक्टर बेहोशी करके उसको सेट करेगा। उसके बाद फिजियोथेरेपी चाहिए, माने जो भी मसल्स है उसके पास उसको मजबूती करना है। दूसरे बार आने का चांसेस कम हो जाता है। कुछ लोगों को बार बार आ जाता है, नींद में भी आ जाता है, अपने आप को सीधा हो जाता है। उन लोगों को बार बार हुआ है तो आपको MRI करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ इलाज चाहिए। सिर्फ फिजियोथेरेपी का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ेगा। कुछ लोगों को ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ेगा, वो सिलाई करके वो लिगामेंट को वापस बिठाना पड़ेगा। ये कॉमन अक्सर 20 to 40 ईयर्स में रहता है। उम्र बढ़ेगा ये डिसलोकेशन भी कम हो जाता है। गिर जाने के बाद रोटेटर कफ बोलते हैं। रोटेटर कफ माने हमारे शोल्डर में 4 मसल्स, इंपॉर्टेंट मसल्स रहते हैं। ये 4 डायरेक्शंस में अलग अलग डायरेक्शंस काम करने के लिए ये चाहिए। कोई भी डायरेक्शन में आपका हाथ नहीं जा रहे तो वो लिगामेंट, नहीं तो वो शोल्डर मसल को प्रॉब्लम आया था, उसको जांच करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो MRI निकाल के वो पूरा टेयर हो गया था, नहीं तो पार्शियल टेयर है, वो नतीजा डायग्नोसिस करना पड़ेगा। छोटा मोटा टेयर हो तो अपने आप को सुधर जाता है, फिजियोथेरेपी करके मजबूती करना पड़ेगा। कुछ टेयर्स को नेगलेक्ट किया तो क्योंकि वो टेयर भी बड़ा हो जाता है, बाद में आपको ऑपरेशन करने तो भी उतना रिजल्ट्स नहीं आएगा। ये सब लोग देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दर्द अपने आप को नहीं छोड़ना है। पहले ये जांच करना है कि वो छोटा अपने आप को निकल जाएगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा बात कि फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। कोई भी दर्द हो आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया। ये असलियत में फ्रोजन शोल्डर क्या रहता है? ये फ्रोजन शोल्डर सब ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में आने का चांसेस रहता है। क्यों डायबिटिक्स पेशेंट्स में आने का चांसेस रहता है कि तुरंत नहीं आएगा, कुछ साल के बाद जो भी डायबिटिक्स पेशेंट में है उसका खून बहना कम हो जाता है। माने कैप्सूल, बॉल के पास जो भी कैप्सूल जैसा रहता है वो साइज रहता है, वो श्रिंक हो जाता है, उसमें बॉल घूमना कम हो जाता है। कोई भी डायरेक्शन में आपको हाथ हिलता नहीं है। ये कैसे दर्द होगा? माने पहली बार जो फ्रोजन शोल्डर का सिम्टम्स हो दर्द से शुरू हो जाता है जब रात में उस तरफ सो नहीं सकते। एक बार सो गया तो दर्द के वास्ते वो पलट के दूसरे तरफ चेंज होना पड़ेगा। ये फ्रोजन शोल्डर शुरुआत में रहेगा। धीरे धीरे उन लोगों को शर्ट पहनने में, नहीं तो ब्लाउज़ पहनने में बहुत मुश्किल होता है। वो हाथ पीछे भी नहीं जाएगा, बाल बनाने में भी मुश्किल रहता है। शोल्डर का प्रॉब्लम के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस करके ज़्यादातर ट्रीटमेंट चलता है। आपका डॉक्टर जब महसूस किया तो ये शोल्डर का प्रॉब्लम है, नहीं तो नेक का प्रॉब्लम है, जांच करना पड़ेगा। वो दोनों एक जैसा लगेगा सब लोगों को, क्योंकि अंदर का शोल्डर का मसल्स काम नहीं किया तो आपका शोल्डर अटक जाएगा। आपका काम ऐसे करने वाला जो ऐसे करके करेगा, दूसरा ये नेक मसल्स भी अटक जाता है। इसलिए सब लोग मिसडाइग्नोस होता है कि वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस करके। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अलग चीज़ है, दूसरा प्रॉब्लम है। ये शोल्डर का पेन अलग चीज़ है, दोनों को अलग ट्रीटमेंट रहेगा। पहले दर्द हो तो पहले फिजियोथेरेपी को जाना है। जो भी फ्रोज़न हो गया था डायबिटिक के वास्ते, उसको पहले
6 महीने तक उन लोगों को ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। कुछ लोगों को 6 महीने के बाद नॉर्मल हो जाता है। इन लोगों में हर दिन एक्सरसाइज माने फिजियोथेरेपी, शोल्डर का मूवमेंट्स घुमाते रहना है, नहीं तो और बिगड़ जाने का चांसेस रहता है। 6 महीने के बाद भी आपको ठीक नहीं हुआ था, दर्द ज़्यादा है, सो उस तरफ आपको सोने में मुश्किल रह रहे हैं, कोई भी मूवमेंट करे तो भी मुश्किल रह रहे हैं, दवा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इन लोगों को हाइड्रोडाइल्टेशन करेंगे। हाइड्रोडाइल्टेशन माने एक इंजेक्शन देगा, अंदर देंगे शोल्डर में, जो भी कमज़ोर माने कैप्सूल क्लोज हो गया था वो कैप्सूल का साइज़ बढ़ाते हैं, सो बॉल आसानी का घूम सकता है अंदर, माने फ्री हो जाता है, अपने आप को सुधर जाने का चांसेस रहता है। कुछ लोगों को 1 साल में भी दर्द ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों में नॉन डायबिटीज़ को भी ये फ्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा मोटा दर्द जो भी है हम नेगलेक्ट करेंगे। ये सोच लो शोल्डर का काम नीचे से ही होगा, ऊपर का काम ज़्यादा नहीं रहता है सब लोगों को, 90 डिग्रीज़ के ऊपर जो भी नहीं। कुछ लोगों को जो भी चीज़ उठाना है ऊपर से, नहीं तो बस में ट्रैवलिंग कर रहे अचानक ब्रेक मारा था, ट्विस्ट हो गए, याद दिलाया तो ये सब लोगों को होगा। हाँ, मेरे को एक बार ऐसे हुआ था। सो कोई भी पेशेंट तुरंत डॉक्टर तो नहीं आएगा, क्योंकि ये शोल्डर के वास्ते देख लो, ये 360 डिग्रीज घूम सकता है हाथ। ये हाथ जब तक यहाँ से ऊपर नहीं उठेगा तभी ज़्यादा पेशेंट्स डॉक्टर के पास आएगा, क्योंकि इससे ऊपर का काम हमको ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा काम इससे नीचे ही रहता है। मगर धीरे धीरे उसको नेगलेक्ट किया तो और बिगड़ जाने का चांसेस रहता है। इसलिए शोल्डर का पेन नेगलेक्ट मत करो। आप डायबिटीज़ हो, नॉन डायबिटीज़ हो, नॉन डायबिटीज़ में मार लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है, वो किसी को भी याद नहीं रहता है। कोई भी स्प्रेन, छोटा स्प्रेन नेगलेक्ट करके वो बड़ा हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे वो भी फ्रीज़ होने का चांसेस रहता है। ज़्यादा फ्रीज़ हो गए 1 साल के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं है मेडिसिन से, माने की होल ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। वो छोटा ऑपरेशन आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, वो बड़ा ऑपरेशन नहीं है, तुरंत नॉर्मल मूवमेंट्स आने का चांसेस रहता है। और ये लोग डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। जो शोल्डर का दर्द आ गया तो उसको मजबूती करना, फिजियोथेरेपी करना, वो कोई मुश्किल सा बात नहीं है। ज़्यादातर टैबलेट्स को अवॉइड करो, टैबलेट से दर्द मिट जाएगा, मगर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है उसके लिए जांच करना बेहतर है। कुछ लोगों को उम्र के वास्ते भी आ जाने का चांसेस रहता है, माने डीजेनरेटिव टेयर्स कहते हैं, क्योंकि जैसा घुटना घसेगा शोल्डर भी घस जाने का चांसेस रहता है, अंदर का स्पेस कम हो जाता है। उसके लिए आपका डॉक्टर बोल सकता है इम्पिंजमेंट हुआ था, नहीं तो डीजेनरेटिव टेयर, एक छोटा हड्डी बढ़ गया था, ये वो बीच में आके अटक रहे हैं, मूवमेंट इसलिए आपको साफ नहीं है, नहीं तो आपका शोल्डर भी घस गया था, कार्टिलेज निकल गए, वो फ्रिक्शन के वास्ते आपको कुछ आवाज़ भी आ रहा है ऐसा मूवमेंट करने में, ये सब जांच करना पड़ेगा। ये ओल्ड एज में आने का चांसेस रहता है। रूमेटॉइड माने वो किलोवातम जैसा अलग सा प्रॉब्लम है, अर्ली एज में आने का चांसेस बहुत सारे को रहता है। वो शोल्डर मूवमेंट नहीं हुआ तो तब आपको पहला आपको डॉक्टर के पास जाके पूरा जांच होना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या होता है, फ्यूचर क्या होगा, क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, ये पता करना है। दूसरा प्रॉब्लम है कि स्पोर्ट्स इंजरीज में सब लोग बच्चे आ जाता है कि मैं आसानी से घुमा नहीं सकता हूँ, पीछे गया तो मेरा मूवमेंट अटक जा रहा है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्टली क्रिकेटर्स नहीं तो बॉल थ्रो करने में मुश्किल है, मेरे को ताकत नहीं है, नहीं तो हाथ पीछे नहीं जाएगा, ये सब लोग बोलते हैं। इन लोगों को इंटरनल इम्पिंजमेंट माने कैप्सूल अटक जाने का चांसेस रहता है, नहीं तो बाइसेप्स मसल का अंदर में भी टेयर होने का चांसेस रहता है। ये जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत रेस्ट देना पड़ेगा। रेस्ट दिया और फिजियोथेरेपी किया, वापस आपको खेलने को जा सकते हो। आपको नेगलेक्ट किया तो ये छोटा टेयर बड़ा होने का चांसेस रहता है। ऑपरेशन करे तो भी इतना फ़ायदा भी नहीं रह सकता है ज़्यादा डिले किया तो। इसलिए आपको जो भी दर्द है पहले आपको जांच करना पड़ेगा, छोटा मोटा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, ये सब आपको सोच के जाना है। सबका दर्द सब उम्र में एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ लोगों के ऑपरेशन से फ़ायदा रहता है, कुछ लोगों को फिजियोथेरेपी से फ़ायदा रहता है, कुछ लोगों को रेस्ट से फ़ायदा होता है। इसलिए कौन सी चीज़ के लिए रेस्ट देना है, कौन सी चीज़ के लिए फिजियोथेरेपी देना है, ऑपरेशन आपको डॉक्टर डिसाइड किया तो कब करवाना है, क्या फ़ायदा होना है, ये सब आपको एक बार जांच होने के बाद ज़रूरत होता है। एमआरआई निकाल के, एक्सरे में हड्डी दिखेगा, इसलिए ज़्यादा चीज़ लिगामेंट का, मसल का
एक्सरे में नहीं दिखेगा। कुछ सब लोग ये जाता है कि मेरे को दर्द है, एक बार एक्सरे निकालो। एक्सरे से सबका काम नहीं चलेगा। हड्डी टूट गया तो एक्सरे में पता चलेगा, मगर दूसरा प्रॉब्लम है तो एक्सरे में पता नहीं चलेगा। इन लोगों के लिए स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का लिगामेंट नहीं तो मसल देखना पड़ेगा। सो उसके वास्ते आपका ट्रीटमेंट कितना दिक्कत रह रहा है, कितना आपको यूज़ में डेली यूजेज में मुश्किल रहता है, इसके वास्ते आपका ट्रीटमेंट देना है। ज़्यादा ब्लाइंडली टैबलेट्स मत खाओ, टैबलेट से नुकसान भी होता है, सब केमिकल है। इसलिए कुछ लोगों के लिए ज़रूरत पड़ेगा टैबलेट्स इनिशियली, पेन किलर्स लेना है, ज़्यादा दर्द हो तो। छोटा मोटा दर्द के लिए टैबलेट्स को मत जाओ। थैंक यू।